इमरान खान साहब ने मुरीद का तस्करा किया तो आज सुबह सुबह एक वीडियो आई। मैंने उस वीडियो को बड़े गौर से देखा। जिस शख्स ने मुझे वीडियो भेजी उसने कहा जी और वीडियोस भी हैं उसकी इतला के मुताबिक, और वो ये कह रहा है कि ये एक वीडियो नहीं है, ये ज़्यादा वीडियोस हैं और वक्त आने के साथ साथ मज़ीद वीडियोस सामने आ सकती हैं। इन वीडियोस में ना मुरीद के लिखा हुआ है, पीछे एक बाटा की दुकान भी है, उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, पीछे एक जगह पे एक लिखा हुआ मोटरसाइकिल सवार हजरात जो हैं वो अंडरपास से गुजरे हैं, वो भी एक जगह पे लिखा हुआ है। सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, एक एड्रेस लिखा हुआ है मुरीद के का। तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये एरिया कहीं मुरीद के का ही है। फिर वहां पे जितने बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने हेलमेट और वो सामान पहना हुआ है, तो ये किसी मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस इस तरह का सामान पहनती है। तो मुरीद के में माजी करीब के अंदर जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ वो ये सानिया मुरीद के का है, जहां पे तहरीक लब्बैक के लोगों पर गोलियां चलाई गई। अब ये जो वीडियो है ये इतनी खौफनाक है, इसमें एक ट्रक नजर आता है और पुलिस वाले कुछ उस ट्रक के अंदर डाल रहे हैं और आसपास जो है वो घेरा डाला हुआ है, पुलिस ने, गाड़ियां भी खड़ी हैं और पुलिस वाले ही वहां पे मूव कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं इनमें कुछ सादा कपड़े वाले लोग भी हैं। एक मैंने बड़े गौर से जब क्लोज करके देखा तो वो ये दिखाई दिया कि एक बंदा है, अब जख्मी है या लाश है कुछ समझ नहीं आ रही, वो हिलजुल नहीं रहा, बिल्कुल उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। उसको उठाकर पुलिस वालों ने ट्रक के अंदर फेंका है। अब इससे पहले कुछ लोग ये दावे कर चुके हैं कि लाशों को ट्रकों के अंदर डाल के वहां से मुंतकिल किया गया। ये बड़ा हौलनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वाकई वहां पे इस किस्म का कत्लेआम हुआ है मुरीद के में कि एम्बुलेंसों की जगह ट्रक लाने पड़ गए बंदे लोड करने के लिए? देखिए, सैकड़ों एम्बुलेंसेज मौजूद रहती हैं हर वक्त पूरे पंजाब में, और जब इस तरह का सानिया या वाकया कहीं होता है तो उससे पहले वो करीब पहुंचा देते हैं कि अब क्योंकि ऑपरेशन होना है या सूरत हाल ख़राब हो सकती है, लोग ज़ख्मी हो सकते हैं, तो ज़ख्मियों को और लाशों को यहां से मुंतकिल करना। तो एम्बुलेंसें तो वहां बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा एम्बुलेंसेज के होने के बावजूद ये ट्रक क्यों इस्तेमाल किए गए, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। ट्रक क्यों इस्तेमाल किए गए? जिन लोगों का वो काम है उन्हें वो करने क्यों नहीं दिया गया? जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं उन्होंने, जो उसके इंचार्ज हैं ईदी वाले, उन्होंने समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, जो हुकूमत का अपना टीवी है, उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी कि यहां से जो जख्मी हम ले गए हैं वो 100 से 150 हैं, हम लोग ले गए। उनकी अपनी सर्विस और सर्विसेज भी हैं जो काम करती हैं। उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में जख्मी बताए। लाशों के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। डॉन की रिपोर्ट ये कहती है कि हजारों गोलियां चली हैं और लगातार चलती रही हैं और बड़ी देर तक वहां पे फायरिंग होती रही है, बहुत देर तक, घंटों तक ये सिलसिला जारी रहा। शेलिंग और फायरिंग होती रही है और लाउड स्पीकर में ऐलान किए गए पुलिस की जानिब से कि बाहर कोई ना निकले। तो जब तक पूरा एरिया क्लियर नहीं कर दिया गया तब तक बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन जब फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो फिर हमने देखा कि खून के धब्बे जगह जगह थे और हजारों गोलियों के खौल सड़कों पे इधर उधर पड़े हुए थे। यह डॉन की रिपोर्ट है। और अब ये एक ट्रक नजर आ रहा है जिसके अंदर उठा के एक लाश फेंकते हुए, वीडियो का दुरानिया छोटा है, हो सकता है कि इसके आगे पीछे के दुरानिया की वीडियोस भी हों। जो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, मेरे पास जो वीडियो है वो उससे 7-8 सेकंड लंबी है। जिसने सोशल मीडिया पे डाली हो सकता है उसने एडिट करके डाली हो, लेकिन अब मैंने बड़े गौर से देखा तो कम से कम 1-2 मरतबा मुझे ऐसा महसूस हुआ और एक मरतबा तो बहुत क्लियर महसूस हुआ कि एक बंदे को उठा के पुलिस वाले ट्रक में फेंक रहे हैं। हालांकि वहां तो बहुत सारी एम्बुलेंसेज थी और ट्रक की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि बजाय इसके कि मामला और ख़राब हो, देखे ना, ये डरे हुए तो हैं। इन्होंने सारे सियासतदानों की सिक्योरिटी तब्दील कर दी है। इन्होंने मरीम नवाज की सिक्योरिटी की पूरी स्क्रूटनी की है। इन्होंने ये इतने डरे हुए हैं कि मौलवियों को इन्होंने वजीफे लगा दिए हैं, बहुत सारी मसाजिद इन्होंने बंद कर दी हैं और इकरारनामे मौलवियों से ले रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, उनको पुरअमन रखना चाहिए, ये तो सबसे लेने चाहिए। लेकिन मुरीद के में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिस पे पर्दा डाला जा रहा है और इस पे हमें सबको बहैसियत कौम आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, जुल्म इमरान खान के खिलाफ हो, किसी खातून के खिलाफ हो, किसी पश्तून के खिलाफ हो, किसी बलोच के खिलाफ हो, किसी पंजाबी के खिलाफ हो, जुल्म जुल्म होता है। तहरीक लब्बैक के खिलाफ हो, नून लीग के कारकुन के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, जुल्म जुल्म ही होता है। तो जुल्म के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, हर दौर में उठानी चाहिए। तहरीक लब्बैक से लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म अजीम हुआ है, इनको घेर के मारा गया और दोनों भाई
जो साद रिजवी और अनस रिजवी हैं, ये बेचारे बाहर आके जो भी कहते रहे बेचारे बाहर आके, लेकिन ये एजेंसियों की तहवील में ये लिखी पड़ी बात है, ये कहीं और नहीं है। हो सकता है शुमाली इलाका जार से बाद में बरामद हो जाए, हो सकता है ये कहें जी कि हम कहीं चले गए थे, हम वापस आ गए हैं। अभी तक तो वो नहीं मान रहे, अभी तक तो वो डटे हुए हैं। और दूसरा, उनको अंदर रखना भी मकसूद है, वो इसलिए अभी उन्हें अंदर रखना मकसूद है क्योंकि इस वक्त जो तहरीके लब्बैक है उसके गुब्बारे में से हवा निकाली जा रही। पीटीआई का मैं आपको बता रहा था, कोई बंदा खरामा मिलता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के बड़े खुश होते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, और तहरीके लब्बैक के लोग जत्था बना के आते हैं। ये हमला करने भी जत्था बना के आते थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी जत्था बना के आते हैं। 20-20, 25-25, 30-30 इकट्ठे बैठ के कहते हैं जनाब कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तहरीके लब्बैक से, हम जानते नहीं है जी, हमें माफ़ कर दें, हम इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, और जनाब अली हम वफादार रहेंगे, हम जनाब जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे। पहले तो ये कस्में खाते थे, कुरानें उठाते थे, पहले ये कहते थे हम दीन के लिए काम कर रहे हैं, पहले ये कहते थे हम हुब्बे रसूल में ये काम कर रहे हैं, तो अब जनाब आप किस लिए काम कर रहे हैं? तो इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए और इस तरह के ताने दूसरों को नहीं देने चाहिए कि वक्त आने पर आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाए। तो तहरीके लब्बैक वालों ने ज्यादती जरूर की थी, लेकिन उनके साथ बहुत बुरी हो रही है। अभी मैं फिर आज देख रहा था बहुत सारे बंदे, जी मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे अब्बू का भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो दूसरा एक आ गया, कहता जी मैंने इलेक्शन जरूर लड़ा लेकिन मैं तहरीके लब्बैक से खुश नहीं हूँ जी, हम उनसे अपनी अलहदगी करते हैं, हमारा कोई उनसे ताल्लुक नहीं है। तो धड़ाधड़ उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं एक के बाद एक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 12 नवंबर को अमन जरगा होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें शामिल होंगी, दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे, साबिक और मौजूदा गवर्नर शामिल होंगे, सियासतदान शामिल होंगे और सियासी क़यादत शामिल होगी। तो ये जो अमन जरगा है 12 नवंबर को जो होने जा रहा है, इसमें जो फैसले मुबैना तौर पे सामने आ सकते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई नरम चीज़ नहीं होगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और एक बड़ी मुश्किल ये है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने जब बनाया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो इससे ना नौजवानों में एक तहरीक पैदा हुई है, यानी उम्मीद पैदा हो जाती है ना, भाई ये बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। भाई हमारा बंदा उठा के हमारे बीच में बैठने वाला वज़ीर आला बना दिया इमरान खान ने, वो बड़ी ऑक्सीजन मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है नौजवानों को। तो नौजवान खैबर पख्तूनख्वा में पहले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी कोई एहतजाज की इतनी जल्दी भी नहीं है। वो ये जानते हैं कि ये हुकूमत जिस शाख पे बैठी है उसे खुद काट रही है। वो ये जानते हैं कि ये अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं और इनके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ना सिर्फ इदारों में बेचैनी बढ़ रही है बल्कि हुकूमत के ईवानों के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है और एक के बाद एक ख्वाहिश जो एस्टेब्लिशमेंट की है, जैसा कि अब 27वीं आईनी तरमीम है, उसे पूरा किया जा रहा है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र से मुतसादिम 2-3 चीज़ें सिर्फ इसलिए शामिल की गई हैं ताकि बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बारगेनिंग का और फेस सेविंग का मौका मिले। तो पीपल्स पार्टी बाद में ढोल पीटेगी कि जनाब देखें हमने जमहूरियत बचा ली, हमने आईनी तरमीम पास करवा ली, और भाई जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया ना वो तो आपने जूते पॉलिश करके कर देना है। ये तो बिलावल और जरदारी इनकार कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एग्जैक्टली वही कहेंगे जो इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुक्म दे देगी। ये तो इनको थोड़ी फेस सेविंग दी गई है कि जनाब हमको ये भी कहेंगे तो कहना जी ये हमने नहीं करना, तो हम आपसे फिर इस पर बार्गेन कर देंगे कि ठीक है जी ये वाला ना करें। मोहसिन बेग साहब ने इससे मिलती जुलती पूरी एक खबर भी जारी कर दी है और मोहसिन बेग साहब इस पर बड़ा सादा सादा वो फरमाते हैं कि जनाब ये चीज़ें तय हो गई हैं, इसके बाद कश्मीर में जो है वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत भी दे दी जाएगी, ये भी फार्मूला तय हो गया है। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल वही करेगी, हल्की फुल्की बार्गेनिंग के बाद, कोई इसमें ख़राबी वाली बात नहीं है। हाँ, एक दिलचस्प सूरत हाल है जिस पे कुछ लोग गौर दिला रहे हैं। ये आमिर खान साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बड़ी मज़ेदार बात लिखी है। बंदे को क्रेडिट देना चाहिए जो इस बारे में सोच रहा है, वैसे तो ये नंबर सबके सामने है। उन्होंने कहा 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत सेनेट में फंस जाएगी, वहां उनको 3 वोट मजीद दरकार है। अब उन्हें ANP को साथ में लाना पड़ेगा कि 1 वोट उसका पड़ जाए एमएल वली खान का और 2 वोट फजलुर रहमान से लेने पड़ेंगे। PTI तो वोट नहीं देगी, तो फजलुर रहमान के 2 वोट लेने के लिए फजलुर रहमान साहब को फिर लचक दिखानी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, फजलुर रहमान साहब के अपने पिछली दफ़ा भी 2-3 सेनेटर उनके कंट्रोल में नहीं थे और अब भी नहीं है, तो वो सेनेटर तो जाएंगे उधर ही जहां एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहेगी। तो फजलुर रहमान साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल के, कोई ना कोई गेम करके
एक मरतबा फिर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा ये कि फिर एक मरतबा आला कार के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो लोग मशवरे दे रहे हैं आजकल, उनके बारे में अलीमा खानम ने भी स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल और इन जैसे बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ जाने वालों पर अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दीजिए। इन लोगों की बात कीजिए जो शहीद हुए, जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, वो तमाम लोग जो 2.5 साल से अब तक जेलों में कैद हैं। इनके लिए आवाज़ उठाएं कि इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। वो आम लोग जिनके घर बर्बाद हो गए, घर वाले फाकों तक आ गए, उनकी बात कीजिए। ये अलीमा खानम ने स्टेटमेंट दिया है। अब मीडिया के ऊपर किस किस्म की पाबंदियां हैं, बाकी चीज़ें भी हैं मेरे पास खबरें कुछ, वो अगले वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का तफसीली बयान भी आ जाएगा। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।